ठीक है, मैं कर दूँ स्टार्ट? आप मुझे बताओ। हाँ, मैंने कहा मैं स्टार्ट कर लूँ। मैं फिर यार, ये मैं तो प्रेजेंटेशन चलाऊँगा ना, चैट कैसे देखूँगा मैं? तो हाँ, मैं तो क्योंकि प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे चला के बैठा हूँगा ना मैं, फिर यूट्यूब आप कह रहे फ़ोन पे चला लूँ मैं साथ? अच्छा ठीक है, चलो आपने मुझे बताना है कि मैं किस टाइम स्टार्ट करूँ अपनी। कर लूँ स्टार्ट? अच्छा, चलो, ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का हमारा ये CSS का जो सेमिनार है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेमिनार है और मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे नए एस्पायरेंट्स जो कि अपनी CSS की जर्नी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने ऑप्शनल्स के बारे में सोचना शुरू हो गए हैं। और ऑप्शनल्स के अंदर जब भी एक डिसीजन मेकिंग होती है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, मैंने हमेशा एक क्राइटेरिया बताया है कि आप हमेशा ये जो है चीज़ चेक करते हैं कि आपका एक तो प्रायर बैकग्राउंड किस चीज़ के अंदर है, और दूसरा आप ये ज़रूर हमेशा चेक करें कि जो है ना आपका स्कोरिंग ट्रेंड्स, और जो है कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटिवली ईजियर टू प्रिपेयर हैं। उन सब्जेक्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट उन लोगों के लिए जो लोग जो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, चाहे वो BBA हो, चाहे वो MBA हो, या फिर इन जनरल जो कि जो है इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो कि इन जनरल अपनी जो है ना एक दुनिया के बिज़नेस ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको समझते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। मेरा क्योंकि बैकग्राउंड जो है इकोनॉमिक्स का है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी के एग्ज़ाम्स दिए, तो मेरे लिए एक नेचुरली एक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बना। जो सब्जेक्ट जो है चाहे अच्छे मार्क्स देना तो चलो एक उसका एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि वो जो है उसकी तैयारी मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि दुनिया के इंटरनेशनली जो बिज़नेस की डेवलपमेंट्स हो रही हैं मैं उनको देख रहा था, उनको समझ रहा था। पाकिस्तान के अंदर बिज़नेसेस किस तरह ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान में उन बिज़नेसेस का स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जा सकता है, उन सारों के ऊपर बात करनी थी। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये एक बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट सेशन है, इस वजह से कि मैं आपको एक ओरिएंटेशन देना चाहता हूँ इस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट का, ताकि जो है आपको एक दफ़ा आसानी हो जाए अपनी कोर्स की सिलेक्शन के अंदर, और आपको आसानी हो जाए इस चीज़ के अंदर, ताकि आप जो है अपने इसके लिए सेलेक्ट कर सकें अपना एक बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बहुत सारे जो है हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो डिटर्मिनेशन रखता है कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट जो है अपने CSS में रखना है या नहीं रखना। जनरली मैं आपको बताऊं तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इट इज़ कंसिडर्ड हाई स्कोरिंग। द रीज़न इज़, आप अभी जब हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फाइनेंस जब आता है जिसके अंदर कैलकुलेशंस आती हैं और मैथमेटिकल नंबर्स आते हैं CSS के ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर, जहां 20-20 नंबर के एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर मिलते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं आपके क्वेश्चन जिसमें आपको 20 नंबर मिल जाए। सो द पॉइंट इज़ के जब मैथमेटिकल पार्ट होता है वो तो इस तरह है। हाउएवर ये मैं हमेशा एक बात बड़े अपने तमाम स्टूडेंट से करता हूँ, और वो जो है बात ये है कि आपकी जो स्कोरिंग ट्रेंड है दैट शुड नेवर बी, वो कभी भी जो है ना आपका प्राइम डिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए आपके CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि आप ये खुद अब मेरे सामने स्कोरिंग ट्रेंड देख रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि स्कोरिंग ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। जब 2017 में हमने दिया था, मुझे याद है कि उस टाइम जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे, बहुत सारे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने दिया था, दे स्कोर्ड अबव 70।
हाउएवर 2020 से आप देखिए उसमें भी ट्रेंड अच्छा रहा है, 21 में भी ट्रेंड अच्छा रहा है, 22 में भी इसका एक जनरली एक अच्छा ट्रेंड है। 23 में थोड़ी सी वेरिएंस बढ़नी शुरू हुई और 24 का जो अभी हम एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम से ही पता लग जाएगा कि क्यों जो है इसके मार्क्स कम थे और क्यों स्टूडेंट्स जो हैं उसको पूरी तरह से हैंडल नहीं कर पाए। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर मेरी फिर दोबारा ये बात है कि अगर वो स्टूडेंट जिसका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड है या वो स्टूडेंट जिसको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है, उसके चेंजिंग ट्रेंड्स के अंदर इंटरेस्ट है, उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर इंटरेस्ट है, उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बेहतर और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब हम एक बात पे आते हैं। समझने के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी उसका आप सिलेबस समझें। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, और ये सिलेबस से आपको बड़ा क्लियरली उसके 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। आपने तैयारी करनी है तो इन 5 एस्पेक्ट्स पे, आपने अपने नोट्स बनाने हैं तो इन 5 एस्पेक्ट्स पे, ये आपको बात समझनी है। पहली चीज़ है आपका जो कि कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके एज ए मैनेजर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग दिस बिजनेस, कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि आपकी इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस को, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी इन्हांस कर सकते हैं इफ़ेक्टिवनेस को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को। इसके अंदर समझना ज़रूरी है कि आपकी डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की, और इसमें समझना ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है HR की मैनेजमेंट। HR की मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट है नॉर्मल मैनेजमेंट से? HR की मैनेजमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके जो लोग काम कर रहे हैं आपके उस बिज़नेस में, ठीक है, बिज़नेस की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, बिज़नेस किस तरह लेआउट बिज़नेस का रखा हुआ है। हाउएवर ये सूरत हाल कि आपके जो है ना जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो लोग किस बेस के ऊपर, उनकी मोटिवेशन किस तरह है, उनकी प्लानिंग किस तरह है, उनकी रिक्रूटमेंट किस तरह है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह है, कौन से उनको बेनिफिट्स दिए जाएं, कौन से उनको ऐसे एथिक्स सिखाए जाएं जो कि जो है ना उन लोगों को मैनेज करने के लिए आसान हो। सो एक चीज़ है कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट और एक चीज़ है HR की मैनेजमेंट जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। याद रखो कि मैनेजमेंट जो वर्ड है ये ओवरऑल सिस्टम को डिफ़ाइन करती है कि आपने प्रोसेसेस किस तरह स्ट्रक्चर करने और किस तरह इम्प्लीमेंट करने, लेकिन उसके अंदर जो है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पर्टिकुलरली एक और चीज़ की बात करती है जो कि है कि आपके पैसे जो इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं उनको किस तरह करना है। अब याद रखो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स हैं क्वेश्चंस की। एक टाइप है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, वो अभी जैसे पिछला कुछ हमारे जो एग्ज़ाम्स आए हैं उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मतलब है जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिसके अंदर आपने एक्चुअली सॉल्व करने हैं थ्रू फार्मूलाज, जिसमें आप ये मेरे सामने देख रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपके सामने आ रही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। आप ऑब्वियसली जब आप कोर्स लेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है कि आज जो पैसे आपने लगाए हैं वो पैसे जो हैं वो कल की उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, कि मतलब अगर 10 साल पहले मैं उस वैल्यू को देखूंगा तो क्या है, या फिर मैं आज पैसे रखता हूं तो 2 साल बाद उन पैसों का मुझे कितना रिटर्न आना चाहिए। ये चीज़ जो है थ्रू इंटरेस्ट रेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं फार्मूलाज के साथ, इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। तो एक तो हो गया न्यूमेरिकल। दूसरा पार्ट है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल में ये है कि उसके अंदर आपको सिस्टम्स बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर फाइनेंशियल मार्केट्स है तो कहेंगे कि किस तरह की मार्केट में आपको क्या लगता है पाकिस्तान के आजकल के सिनेरियो में किस तरह की मार्केट के अंदर जो है हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें किस टाइप के बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए,
हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं। इसके अंदर आपने जो है नेचुरली जैसे रियल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स का क्या डिफरेंस है। रियल एसेट्स आपके होते हैं जो कि ऑब्वियसली आपने एक मशीनरी ख़रीदी, आपने गाड़ी ख़रीदी, आपने जो है अपनी कोई चीज़ें ख़रीदी, वो आपके रियल एसेट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जो कि टेंजिबल हैं। ऑन दी अदर हैंड फाइनेंशियल एसेट्स आपके कैपिटल है। कैपिटल का मतलब इसमें होता है, कैपिटल वैसे तो आपका इस्लामाबाद होगा, लेकिन आपके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में कैपिटल का कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब होता है, और वो मतलब होता है आपका जो आपकी अमाउंट होती है, जो आपके पैसे होते हैं, जो कि आपके इसके ऊपर खर्च होते हैं। इसके अंदर हम आगे चलते हैं तो हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ने आने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउएवर याद रखो कि अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग एंड ऑडिट जो आप एग्ज़ाम करते हैं वो प्योरली न्यूमेरिकल होता है, लेकिन इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन मेनली इंपॉर्टेंट है। बनाना आपको नहीं आना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए, आप ट्रेंड एनालिसिस कर सके, आप कॉमन साइज़ रेशो के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सके कि भाई आपके प्रॉफिट्स कितने थे, आपके जो है ना आपकी सेल्स कितनी थी, आपके लॉस कितने हैं, आपके कितना कैपिटल है, और उसी तरह आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनती हैं, आपके किस तरह से कैश आ रहा है, किस तरह से कैश जा रहा है। या हम अपनी रिस्क रिटर्न की जो है ना अपनी वो करते हैं कि हमारे कितना एक बिज़नेस के अंदर कितना हमारा रिस्क है, कितना हम रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होता है। तो ये आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट से कई दफ़ा लोग घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखो कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये टेक्निकल एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेनली फाइनेंस वाले पार्ट के अंदर है, दूसरे पार्ट के अंदर आपकी सब्जेक्टिव बात है। और इसी बात पे हम वापस आते हैं। अब आप सोचो कि एक बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, एक बिज़नेस जब आपने स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें उस बिज़नेस के लिए ज़रूरी होंगी। पहली चीज़, मैंने बिज़नेस बनाना है, सबसे पहले मैं सोचूंगा कि यार इसकी मैं ओवरऑल बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बिज़नेस क्या होना चाहिए, किस तरह से लोग होंगे, किधर कंपनी होगी, किधर का काम होगा, कौन क्या काम करेगा। उसके बाद कौन से लोग मैं हायर करूंगा, वो एचआर आ गई मेरी, कौन से लोग मैं हायर करूंगा, उन लोगों को मोटिवेट कैसे करूंगा, कैसे पैसे दूंगा, कैसे ट्रेन करूंगा, बंदे भी आ गए। तीसरा है कि अब पैसे आने चाहिए, कि पैसे अब इसके ऊपर बिज़नेस चलाने के लिए कैसे आने चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका क्या है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें लिंक्ड हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो एक्चुअल काम आपने करना है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री लगाई कपड़ों की, अब मैंने मैनेजमेंट के अंदर मैंने उनका स्ट्रक्चर देख लिया, मेरी किस तरह से हायरार्की होगी, मेरी जो है कंपनी मैंने बनानी है, उसने कपड़े बनाने हैं, उन कपड़ों के लिए उसने कॉटन को करना है और कॉटन से कपड़े बनाने हैं, और उसके बाद जो है मेरा स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरह से मैं डिवाइडेड होऊंगा। अब फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ उस कपड़ों की फैक्ट्री के लिए मेरे पास बंदे किस किस्म के होने चाहिए, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, पैसे कितने, मैनेजर्स कितने, लेबर कितनी, सूरत हाल, ठीक है। तीसरा मैं देखूंगा कि यार मेरे कितने पैसे लगेंगे, आज मैं अगर एक मशीन लेने में पैसे लगाता हूं तो कल वो पैसे कितने यील्ड करेगी, कितने पैसे सारे में कैपिटल लगेगा, कितना मेरा कोई चीज़ बनानी है। जैसे मैंने अभी बात की कि मैंने कॉटन लेना है, उससे मैंने जो है वो अपनी बनानी है, कपड़े बनाने हैं, क्लॉथ बनाना है। तो वो जो प्रोसीजर है, जो ऑपरेशंस का किस तरह से प्रोसेसेस होंगे, एक दफ़ा कपड़ा मेरे पास कॉटन पहुंच गया अंदर, तो अंदर मेरी क्या जो है वो प्रोसेसेस होंगे, उस प्रोसेसेस के अंदर मैं देखूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। लाइन स्ट्रक्चर है कि एक काम एक जगह के ऊपर होगा, जैसे गाड़ियों की होती है कि सारे बोनेट एक जगह पे बनते हैं, लाइटें एक जगह पे लगती हैं, या फिर एक जगह के ऊपर ही मैं पूरे काम ख़त्म करके आगे भेजूँगा। तो मेरी प्रोसेस मैपिंग होनी चाहिए, प्रोसेस समझना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, और इवेंचुअली उस प्रोसेस के ऊपर मैं किस बेस के ऊपर डिलीवर करता हूँ, और किस तरह से मैं इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर अपने ऑपरेशंस को रख सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा ऑपरेशंस। इसमें कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब है कि कितनी मैं बना सकता हूँ। अगर मैंने कॉटन से कपड़ा बनाना है तो मैं कितना कपड़ा बनाऊँगा, कितना मुझे बनाना चाहिए, क्या ज़्यादा बना के रख देना चाहिए कि लोग मांगेंगे तो मैं दे दूँगा, या फिर जो है
मैं उसी टाइम के ऊपर और जो है कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू करूँगा। इसके हिसाब से और कितना मैं कॉटन ये जो है कपड़ा प्रोड्यूस करूँगा तो मैं ब्रेक इवन पे आऊँगा। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब होता है कि अगर जो है आपकी जितना आपने कॉस्ट लगाई है, जितने आपने खर्चे किए और जितना आपकी प्रॉफिट हो रहा है, जब वो आपका बराबर आ जाएगा, मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि उस टाइम मैं ब्रेक इवन पे पहुंच गया। और लास्टली लोकेशन स्ट्रैटेजीज़, वो ये है कि किन जगहों के ऊपर मेरी ये लोकेशन होनी चाहिए। क्या मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड के अंदर जो है मिडिल के अंदर बनानी चाहिए, लोड डिस्टेंस मेथड के अंदर कि मुझे मेरी सप्लाई जहाँ से मैं ले रहा हूँ आ रही हैं, गाड़ियों का रास्ता कम करूँ, तो वो हम बेसिकली उससे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे हम लोकेशन स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे। उसके बाद लेआउट स्ट्रैटेजीज़ कि मेरे ये प्रोसेसेस किस तरह होंगे, मेरा डिज़ाइन क्या होगा, इसका ऑफिस का लेआउट क्या होगा, किधर किसके ऑफिसेस होंगे, असेंबली लाइन किस तरह से बनेगी, और उसके अंदर रिटेल मतलब जो सेल है उसका कैसे होगा। इसी तरह इन्वेंट्री के रोल हैं। इन्वेंट्री के अंदर ABC मेथड होता है। इन्वेंट्री के अंदर आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड होता है, FIFO, LIFO। उसके बाद EOQ के मेथड होते हैं आपके। तो ये मेथड किस तरह से मैं इन्वेंट्रीज़ अपनी बनाऊंगा, कि मतलब मैं किस तरह जो अपनी चीज़ें बना रहा हूँ उनको रखूँगा किस तरह। उसके बाद जो मैंने इसी का ही सेकंड पार्ट बताया है, फोर्थ का ही, वो था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन याद रखो कि सप्लाई चेन का मतलब है कि अब मैंने जो कपड़ा बनाना है, समझ आ गई जी, बंदे कहाँ से रखने हैं, ये भी समझ आ गई, मैनेजमेंट कैसे होनी है, आपने अथॉरिटेटिव रखनी है या लोगों को इकट्ठा रखना, सब हो गया, फाइनेंस भी हो गया। ये भी समझ आ गई कि जो है ना मैंने इस कॉटन में से कपड़ा कैसे बनाना है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कॉटन मैंने कहाँ से लेना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, जो उसके अंदर डीजल डलना है मशीनों के अंदर, जो उसके अंदर काम होना है, जो उधर से रॉ मटेरियल आने हैं, अगर मैंने थ्रेड लेना है तो थ्रेड कहाँ से लेना है। सप्लाई चेन की एक पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए किसी भी बिज़नेस के लिए। याद रखो ये बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको ये पूरा बिज़नेस का ना सिस्टम सिखा देता है कि बिज़नेसेस चलते कैसे हैं, बिज़नेसेस होते कैसे हैं, और किस तरह से बिज़नेसेस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। याद रखो कि ये पाकिस्तान के सिविल सर्विस के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा समझेंगे कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह ऑपरेट करता है, तो हम वो गलतियाँ, वो अपनी जो इश्यूज़ हैं, वो अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि यार प्राइवेट सेक्टर किस तरह से माइंडसेट से सोचता है। तो जब ये एग्ज़ाम देना है ना, तो आपका माइंडसेट जो है ना वो एक बिजनेसमैन का माइंडसेट होना चाहिए, सिविल सर्वेंट का माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ताकि आप समझो कि यार सप्लाई चेन में मैं मैक्सिमम पैसे कहाँ से बचा सकता हूँ, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ मैं कर सकता हूँ जिससे जो है ना मैं अपना डिस्टेंस को कम कर सकूँ, लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर सकूँ। सिस्टम्स के अंदर जैसे AI आ गए हैं, AI के टूल्स आ गए हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी फोरकास्ट कर सकते हो अपनी नीड को, कि मुझे कितनी नीड होगी, कब नीड होगी, आगे मार्केट किस तरह जा रही है। अगर मार्केट में खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू आ जाता है, दुनिया की कॉटन की प्राइसेस एकदम से जो है ना वो बढ़ जाती हैं, तो मुझे कितना कॉटन से करीब होना चाहिए, या जैसे अभी टैरिफ चल रहे हैं। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ज़रूरी है समझना, हर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के लिए, कि आजकल जो है टैरिफ का एक मसला चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो है टैरिफ्स इंट्रोड्यूस कराए और जो है दुनिया के अंदर एकदम से रेट्स बढ़ गए। तो जिनको उनको फ़ायदा हुआ जिनकी सप्लाई चेन इफ़ेक्टिव थी। इसका मतलब है कि उनकी सप्लाई चेन जो है, उनके डिस्टेंसेस कम थे, उनके ताल्लुकात ठीक थे। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से ही आपकी कपास उठा के इधर ही जो है ना आपने करीब आपने अपनी फैक्ट्री लगा ली, ताकि आपको टैरिफ से आप बच जाएं। हावेवर अगर आपका सामान कहीं से आता है, दुनिया में आप ग्लोबलाइजेशन पर रिलाई करते हो, तो फिर ये जो चेंजेस हैं ये आपको बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। तो ये आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर समझना है कि सप्लाई चेन के क्या ड्राइवर्स हैं, उसके साथ जो है ना आपके स्ट्रेटिजिक फ़िट जो आपने अचीव करना है। स्ट्रेटिजिक फ़िट का मतलब परफेक्ट आपका जो है ना, उसके लिए स्ट्रक्चर अगर आपने करना है तो उसमें क्या कितनी सप्लाई चेन कॉस्ट होनी चाहिए और किस तरह से आप उस चीज़ को रिड्यूस करेंगे। जैसे लीड टाइम है। अब एक और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के हर स्टूडेंट के लिए समझना ज़रूरी है कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जार्गन वर्ड होता है, जार्गन JARGON। जार्गन बड़ा मैटर करता है। जार्गन क्या होता है? जार्गन होता है वो स्पेसिफिक लफ्ज़ जो कि जो है ना आपके
आपके इस केस के अंदर आपकी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे कहने को तो आप कह सकते हो सप्लाई चेन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जो है ना हमें चीज़ें जल्दी मिल जाए, लेकिन उसके लिए जो है ना आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो आपने सप्लाई चेन के लीड टाइम का करना है। कितना लीड टाइम होगा, कितनी जल्दी आपको चीज़ें मिलेंगी, कितनी जल्दी रोटेट होंगी चीज़ें, कि कॉटन से थ्रेड जो आपका लूम बनता है, लूम से आपका जो है ना आगे कपड़े के अंदर होता है, कितनी जल्दी आप चीज़ों को रोटेट कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप बना रहे हैं, कितनी जल्दी उन कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन बनता है और सना सफ़ीनाज के या फलाने के आपके कपड़े बन के आगे चले जाते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सारा का सारा सिस्टम समझ आ जाए। तो उसके बाद लास्ट हमारा जो पार्ट है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पार्ट है मार्केटिंग। अब मैंने सारा कुछ कर लिया, मैंने अपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर समझ लिया, मैंने कंपनी किस तरह चलानी है, अथॉरिटेटिव तरीके से चलानी है, मैनेजर ने चलाना है, फर्दर सब मैनेजर्स होंगे, हर लोकेशन का मैनेजर होगा, उनकी क्या टेक्निक्स होंगी, उनका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेरा हायरार्की क्या होगी, समझ गए। सी होगा, CFO होगा, CEO होगा, सारा कुछ। उसके बाद मैंने कहा कि बंदे हायर कैसे करने हैं, वो भी मैंने टेक्निक बना ली कि जी HR स्ट्रैटेजी भी पढ़ ली मैंने। तीसरा मैंने सोचा कि इनके पैसे कहाँ से आने हैं, उसके लिए फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी, लोन लेना है, बैंक से लेना है, ख़ुद पैसे लगाने हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कितने अरसे में फ़ायदा होगा, सब मैंने देख लिया। चौथी चीज़ मैंने क्या देखी कि मैंने इनके ऑपरेशंस कैसे करने हैं। अब मैंने ये चीज़ बनानी है, कपड़ा बनाना है, मैंने इसकी ऑपरेशन टेक्सटाइल मिल में कैसे बनानी है। पांचवा कि मैंने जो है वो उधर से सप्लाई चेन को किस तरह मैनेज करना है, कि मेरी सप्लाई चेन जो है वो इस तरह की मैनेज हो कि जो है ना सप्लाई चेन के अंदर मेरा काम जल्दी पहुंच जाए, मुझे रॉ मटेरियल जल्दी आ जाए और काम हो जाए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या मतलब है? मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो ऐड शैड टीवी पे आते हैं इसको मार्केटिंग कहते हैं। ये याद रखो, मार्केटिंग का एक पार्ट है। मार्केटिंग की डेफिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। मार्केटिंग की डेफिनेशन है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डिलीवर देम। कि समझना पहले तो कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं। तो इसी में ही आप इसका तीसरा पॉइंट देखो, मार्केट एनवायरनमेंट को स्कैन करो, एनालाइज करो कंज्यूमर मार्केट्स को, मार्केट को सेगमेंट करो कि मैं कौन सी मार्केट का टारगेट ग्रुप। अब मैंने कपड़े बनाने हैं, अब एक तो है वो चाइना के साथ compete करके सस्ता कपड़ा थान में बनाऊं, एक है कि मैं महंगा कोई ब्रांड बनाऊं, जो है एडिडास नाइकी टाइप ब्रांड बनाऊं, मैं उसके अंदर अपनी जो है हाई एंड कपड़े रखूं। उसकी मार्केटिंग की टारगेट स्ट्रैटेजी फ़र्क है, और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से सारी स्ट्रैटेजी से बदल जाएंगी। क्योंकि टारगेट ग्रुप अगर मैंने अमीरों का देखा तो इसका मतलब है मेरी सप्लाई चेन की क्वालिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए, सप्लाई चेन की लीड टाइम डिफरेंट होनी चाहिए। अगर तो मैं थान के थान निकालना चाह रहा हूँ तो फिर मैं कपड़ों की क्वालिटी कम रखूँगा लेकिन सप्लाई चेन अपनी तेज़ करूँगा। तो मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग सबसे पहली चीज़ है। यहाँ सबसे आखिरी लिखी होती है, मैं कहूँगा सबसे पहली है। तो आप समझोगे कि यार आप किस टारगेट ग्रुप को कर रहे हो, आप मार्केट को समझोगे, मार्केट को सेगमेंट करोगे आप डिफरेंट जोन्स में, चाहे वो आप उम्र के हिसाब से सेगमेंट कर लो कि यार मैं इस मार्केट के अंदर 20 से 30 साल का जो यंग कस्टमर है जो निकल रहा है और स्पोर्ट्स वेयर पहनना चाहता है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। उसको टारगेट करने के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा, क्लॉथ मेरा कॉटन कहाँ से आएगा, किस किस्म के लोग मैं रखूँगा, तो वो जो है ना इस तरह की ऑडियंस को अपील कर सकते हैं। तो वो आपकी बेसिकली इसमें होती है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा, अगर मैंने एक जूता बना लिया या अगर मैंने एक ट्रैक सूट बना लिया तो वो कितने अरसे वो ट्रैक सूट चल सकता है। क्या वो ट्रैक सूट जो है वो, अब ये तो नहीं है कि सेम ट्रैक सूट ही बनाता रहूँ मैं पिछले 10 साल से, तो वो चलता रहे। इवेंचुअली उस ट्रैक सूट की के अंदर मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके अंदर मुझे समझना पड़ेगा, और एंड में एक इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो क्या होती है, जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एक पार्ट है, मैं टीवी पे ऐड चलाता हूँ, वो है अखबार का ऐड चलाता हूँ, मैं PR स्ट्रैटेजी करता हूँ, मैं सेलिब्रिटीज़ हायर करता हूँ, मैं जो है किस तरह से इसको जो है मैं किस तरह से इसको स्ट्रक्चर करता हूँ कि मैं जो है ना अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को पूरी करूँ। अब बात आती है हाउ टू प्रिपेयर। इसमें मैंने जान के चीज़ें नहीं लिखी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पे फोकस करें और समझें। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के 1-2 तरीके हैं इंपॉर्टेंट जिससे आप जो है ना इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहली चीज़,
बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स तो चलो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। आपने ये जो 5 मैंने इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए हैं, 5 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स या जो है ना हेडिंग्स बताई हैं, इनके इंडिविजुअली जो सब पॉइंट्स हैं आप इनको तैयार कर लो। तो याद रखो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं में से ही निकलता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए, लेकिन आपको अब ये बात समझनी है कि सिर्फ रटी रटाई किताबों से काम नहीं चलेगा। आजकल के सीएसएस के एग्ज़ाम, और अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम दिखाऊंगा, वो सीएसएस के यार एग्ज़ाम्स ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर वो आपसे एआई के बारे में पूछ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल के जो सवाल हैं वो आपसे आजकल के मसाइल पे पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए हैं। एक एग्ज़ाम अभी जो आएगा हम देखेंगे, उसमें उन्होंने कहा किस तरह से अफ़गानिस्तान से चीज़ मंगवाने से बेहतर है कि आप यूके यूएस से मंगवा लें। क्यों? अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरिफ्स को इम्पैक्ट तो करती है, लेकिन याद रखो कि ये वही बात है जो एक बिजनेसमैन भी सोचेगा कि यार मैं चीज़ कहाँ से मंगवाऊँ। अफ़गानिस्तान से मंगवाऊँगा तो ट्रांसपोर्ट तो कम पड़ेगी, लेकिन वो तो बॉर्डर ही हर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। आपका APTTA जो आपका चल रहा है ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, उसके अंदर कभी भी आपके चमन बंद हो जाता है, आपके कंटेनर्स मंगवाने मुश्किल होते हैं। उसी की जगह हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है EU के साथ, जो आपका प्लस GSP प्लस स्टेटस चल रहा है, तो इस वजह से आपके लिए एक बेहतर एक ऑब्वियसली ऑप्शन क्रिएट हो जाती है। सो एक इसके अंदर अपने नोट्स बनाओ, नोट्स में कॉन्सेप्ट्स को समझो। सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रोसेस मैपिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इनकी टर्मिनोलॉजीज़ जो होती हैं। अब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, इसका क्या मतलब है, क्या होती है मैस्लोज हायरार्की ऑफ। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं हाथ डाल सकते। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें बग़ैर तैयारी के बाद जाके बैठ गए तो हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी की इस वजह से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ती है, आपको वो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो जार्गन, वो इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी, टर्मिनोलॉजी जैसे आपने यूज़ करनी है। जैसे मैंने आपको टाइम से आपको कहा कि बजाय के स्पीड फास्ट हो गई, लिखो कि लीड टाइम स्लो हो गया। आपने जो है अगर जो है ये सूरत हाल है कि जो जो चीज़ें पहले पड़ी हुई हैं वो पहले बेचेंगे, तो इसको आपने फर्स्ट FIFO का वर्ड देना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रैटेजी आपने कहना। तो ये सिर्फ लफ्ज़ों की हेर फेर है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि बात आप अगर उसको समझ जाओ और वर्ड्स को समझ जाओ तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसने आपको, और इसके अंदर कोई दुनिया के अंदर आपको कोई जो है वो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। एग्ज़ाम्पल ज़रूर देनी है आपने हर चीज़ के अंदर, आपने बिजनेसेस की एग्ज़ाम्पल देनी है। तो अगर आप फॉलो करते हो, आप दुनिया की फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ते हो, दुनिया की जो है ना आप बिजनेसेस को देखते हो, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इसके ऊपर आप काम करो। रिकमेंडेड रिसोर्सेज मैंने आपको बताई हैं। फिलिप कॉटलर की मार्केटिंग है, ये बहुत अच्छी है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छी है। मैंने इस वजह से आपको बताई है कि आप देखो कि मैनेजमेंट की भी बुक बताई है, मार्केटिंग की भी बताई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी और सप्लाई चेन की भी। ये वो पाँचों किताबें हैं, पाँचों चीज़ों की जो आप ये पढ़ोगे तो आप होपफुली आप इनकी मेजर चीज़ों को केटर कर सकते हो। और कोई चीज़ आपको चाहिए तो ChatGPT इस सब्जेक्ट के लिए तो बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि वो आपको एग्जांपल्स के साथ सारी की सारी बात समझा देगी। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। आपको ये जो है ना बुक्स और रिसोर्सेज भी मैंने बताए हैं जिनसे मैंने भी पढ़ा था और जो आज भी रेलिवेंट है। इनके नए एडिशंस आई एम श्योर आ गए होंगे। दूसरा, तमाम जो लोग इसको अटेंड कर रहे हैं वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें और आपको 50% एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने इतनी जल्दी और इतने टाइमली जो है इसको शुरू किया है, तो आई थिंक यू नीड टू बी रिवॉर्डेड, ताकि आपको फ़ायदा हो। आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स पढ़ें और इंटरेस्ट लेके पढ़ें। इसको जो है ना अपने सर पे सवार करके नहीं, इन्जॉय करके इन सिस्टम्स को पढ़ें, इन चीज़ों को पढ़ें। अगर आपको बिज़नेस का शौक़ है तो याद रखो कि ये चीज़ आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देगी। अब आपके साथ मैं करना चाहता हूँ आखिर में पास पेपर की डिस्कशन। पास पेपर की डिस्कशन के अंदर मैं आपको जो है ना
कुछ बता जाए। आज हमने सिलेबस भी डिस्कस किया, आज हमने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस किया, आज हमने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज को भी डिस्कस किया, और आज हम जो है वो आपको मैं अभी पिछला 2025 का जो अभी गुजरा है एग्ज़ाम वो आपको दिखाऊंगा। तो आपको एक जो अच्छा स्टूडेंट है उसको तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, लेकिन जो आपका ये बहुत मुश्किल था उसकी वजह क्या है? आजकल सीएसएस का स्टूडेंट वो कामयाब है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, जो चीज़ों की इंटरप्रिटेशन सीखे, जो चीज़ों के अंदर ये ना देखे कि इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक किया, वो ये चीज़ देखे। सबको पता है कि अटैक किया, जो धड़े पे बैठा हुआ है उसको भी पता है कि अटैक किया, ड्रोन गिरे हैं फलानी जगह पे, ये अटैक हुआ है। कोई कमाल नहीं है फैक्ट्स का पता करना, फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन समझना वो है इम्पॉर्टेंट बात। ये समझना कि इससे क्या ग्लोबल सिनेरियो में इम्पैक्ट होगा। अगर जो है आप ये मुझे कहोगे कि इंडिया के इस अटैक का अगर एक अप्रोप्रिएट रिस्पांस नहीं होता तो थ्रेशोल्ड जो है वो आगे पुश हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर द नेक्स्ट टाइम जो है ना हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर और सॉवरेनिटी की अगर कोई जो है इंक्रोचमेंट करे तो वो जस्टिफाइड हो जाएगा और हमारी डेटरेंस कम हो जाएगी। तो दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ एन आंसर जो मुझे कोई सीएसएस का स्टूडेंट देगा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे आपको जो अभी मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऑफर सम रीजंस व्हाई यूएस और यूरोपियन फर्म्स माइट प्रेफर टू एंगेज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एफडीआई होता है, इधर डीएफआई लिखा है बट एफडीआई एंड डीएफआई इज़ द सेम हेयर। कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अगर आपकी डायरेक्ट वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेहतर है रादर देन अफ़गानिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर करना जो है एफडीआई बेहतर है रादर देन अफ़गानिस्तान। तो आप बताएंगे इसके अंदर, आप मोटिव्स बताएंगे कि आप जो है क्यों प्रेफर करेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट कर लें रादर देन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर ऑब्वियसली वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अफ़गानिस्तान में अभी वो सिक्योरिटी नहीं है, अफ़गानिस्तान में वो रिसोर्सेज अभी तक नहीं है, वो निज़ाम नहीं है। बिजली गैस पानी तो एक अलग बात है, उसका लिंक है, लैंड लॉक्ड है, किसी भी टाइम उसके ऊपर जो है ना आप रिलायंस नहीं कर सकते। तो आप सोचो उस पर्सपेक्टिव से, फ़ौरन उस पर्सपेक्टिव में आ जाना है कि एक अमेरिका की कंपनी है, जो यूरोप की कंपनी है, वो किस तरह है। और ट्रेड बैरियर्स के बारे में सोचो कि अफ़गानिस्तान के ऊपर तो मेजर ट्रेड बैरियर्स हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर तो सैंक्शंस लगी हुई हैं, अफ़गानिस्तान पे किसी भी टाइम कोई इशू बने तो सैंक्शंस हो जाएंगी। तो पाकिस्तान एज अपोज टू दैट उसका एक रिलायबल जो है ना रिलेशनशिप है। आप आखिरी वाला देखो, एनालाइज द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन मार्केटिंग इन टुडेज रिसोर्स conserve economic systems. How can IMC help business communicate their commitment to sustainability while avoiding greenwashing? Greenwashing का मतलब है कि हर चीज़ जो है ना वो ग्रीन उसके ऊपर जो है ना आप डाल दो, बट द पॉइंट इज़ कि किस तरह आप अपने, मैंने आपको क्या कहा था, मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो होती है कि अपील करे उस बंदे को जो है एक फ़ाइनल कस्टमर बैठा है उसकी माइंडसेट को समझ के। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मैंने आपको क्या बताया कि आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि वो सिर्फ टीवी पे ऐड देने को नहीं कहते, वो पूरे प्रोसेस को कहते हैं, जिस प्रोसेस में हम नीड की एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि गैप किधर है और उस गैप को आप हाईलाइट करेंगे तो और उसको डिफरेंट तरह से उसको आप पीआर से भी करेंगे, अखबार से भी करेंगे, टीवी के ऐड से भी करेंगे, प्रेस रिलीज से करेंगे, डायरेक्ट डोर टू डोर से करेंगे, सेमिनार से करेंगे, मल्टीपल तरीक़ों से आप उस मार्केटिंग को इंटीग्रेट करके एक सिंगल तरीके से कि सब एक सिंगल मैसेज दें, जो कि मैसेजेस के अंदर है फॉर एग्ज़ाम्पल सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मार्केटिंग का मतलब एनवायरनमेंट का। अगर मैं ये देता हूँ आजकल के खानों में ऑर्गेनिक मैं कहता हूँ, तो मेरी सारी मार्केटिंग, मेरी सारी की सारी स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक होनी चाहिए और मैं समझूंगा कि मार्केट में किधर गैप है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा पाकिस्तान का, लाहौर का, डीएचए का एक तबका है या जो है ना इस्लामाबाद के लोग हैं जो कि जो है ना ये ऑर्गेनिक फूड और इन चीज़ों पे जाएंगे। मैंने वो एक तबका टारगेट किया, देखा उनको कौन जो है सर्व कर रहा है, उनकी नीड को कहाँ से गैप है, उस गैप को पकड़ूंगा, उस गैप के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को केटर करूंगा कि उनको मैं बेहतरीन किस तरह कर सकता हूँ। शायद उनको जो है केटर करने का सबसे अच्छा तरीका ब्लॉगर्स हैं, इंस्टाग्राम के ब्लॉगर्स हैं। इंस्टाग्राम के ब्लॉगर्स को अगर मैं इसमें टारगेट करूँगा
वो इसका सबसे अच्छा तरीका बन जाएंगे, उसको किस तरह से वो हाईलाइट करेंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हर किस्म के काम के लिए हर किस्म का जो है वो आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हाउ हैव एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग ट्रांसफॉर्म्ड टारगेटिंग एंड पर्सनलाइजेशन एंड मार्केटिंग। अब ये भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर जो है ना आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए जो आजकल फॉलो करते हैं वेस्ट को, तो वो समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होने लग गई है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब है पूरे मुल्क के डेटा क्रंचिंग के, उससे आप ट्रेंड्स बनाते हैं कि लोगों को किस तरह की चीज़ चाहिए, किस तरह की चीज़ जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह मशीन लर्निंग जो कि इवॉल्व होती जा रही है, जो कि आपके सिस्टम्स जो है ना इवॉल्व कर रहे हैं, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कितनी चीज़ बनानी है, किन के लिए बनानी है, किन किन जगहों पे देनी है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स आपने यूज़ करनी है कि कौन सी कंपनी से करनी है। देखो ये एक वो ट्रेडिशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर नहीं है जो बीबीए और एमबीए के अंदर आएगा। ये जो है ना थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है और इसी वजह से इसमें नंबर्स लोगों के कम आए हैं। लेकिन याद रखो कि 2025 का एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे एग्ज़ाम बहुत सीधे सीधे एग्ज़ाम्स भी आए हैं, जिसमें सिर्फ पूछा है कि टाइप्स बताएं कि कितनी टाइप्स ऑफ आपकी मार्केटिंग है, आप ये बताएं कि मैनेजमेंट के कैसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। लेकिन अब आप ये देखो कि एग्ज़ाम इस तरह से भी हो सकता है जिस एग्ज़ाम के अंदर आपको ये बात बताई जाए कि आप जो है ना वो दुनिया के बारे में सोचो, ख़ुद से अपनी बिज़नेस को। तो ये वो बंदे करें जिनको शौक़ है बिज़नेस का, जिनको शौक़ है बिज़नेस को समझने का और जिनको शौक़ है बिज़नेस को एनालाइज करने का। तो वो लोग जो है ना जब ये एग्ज़ाम करेंगे तो उनको एक्चुअली मज़ा आएगा। सिर्फ जो है वो हर टाइम जो है वो प्रेसी के मुश्किल टॉपिक से लिखने के, या फिर जो है ना रशिया और यूक्रेन की वॉर से एक बड़ी डिफरेंट सी एक जो है एग्ज़ाम है जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की, आपकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग की, एप्पल की, फेसबुक की, अमेज़ॉन की, टीमों की, इनकी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। वो दराज किस तरह से बड़ा हो रहा है। करीम ने ऊबर जो है वो आपने ऊबर ने करीम ख़रीद ली, लेकिन नाम जो है करीम का ही चलाया। क्यों चलाया? मतलब ये सवाल है जो कि आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और जो है ना वो लोग जो जिनको ये अपील करती हैं चीज़ें, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन याद रखो कि उनके लिए सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट जिसके साथ आपने साल गुजारना है, वो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगना चाहिए, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप मोटिवेटेड हों तो आपके लिए वो सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। फिर से जो है ना मैं आपको और अभी ऑब्वियसली मैं ये भी बात बताऊं कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सुन रहे हैं, आपके सवाल ज़्यादा इस्टेब्लिश होंगे। हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे कोर्सेज़ के अंदर हम लाइव इंटरेक्शंस भी करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी करते हैं, ताकि आपके कोई क्वेश्चंस हो, दुनिया के बारे में ओपिनियंस हो, आप शेयर करेंगे उसको हम जो है ना देखें कि हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसको किस तरह लेके जा सकते हैं। और सिमिलरली जो है ना हम इस पर 50% डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, क्योंकि जो है तमाम स्टूडेंट्स को एक इनकरेज किया जाए कि वो अपने ऑप्शनल्स को स्टेज के ऊपर पढ़ें। और उसके साथ साथ जो है मेरा एग्ज़ाम का और इसका तरीका ये होता है कि मैं आपको सिस्टम्स और समझाने के ऊपर फोकस करता हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल्स हैं क्या, ताकि आपको बड़ा क्लियरली इसके अंदर पता लगे कि किस तरह से जो है ना हम इसको एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे JIT है या ABC मॉडल है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा क्लास के अंदर समझाऊँ। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करें, लेकिन याद रखो कि आप जब समझ जाओगे ना EOQ क्या होता है, JIT और ABC, तो एक अक्लमंद CSS का कैंडिडेट और क्लेवर अच्छा CSS का कैंडिडेट वो होगा जो इसको एनालाइज कर लेगा, उसको देख लेगा कि यार इस कौन से मॉडल में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें जो है इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग्ज़ाम है, क्योंकि जितना क्वेश्चन लंबा हो जाता है उतना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप जो है जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे, जैसे जैसे एनालाइज करते जाएंगे और क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ेंगे, आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो विद दैट आई वुड वांट टू टेक योर लीव एज़ वेल। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको जो है एक आज का सेशन था जिसमें मैंने आपको समझाना था कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का सब्जेक्ट है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या ऐसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी हैं,
और अबव ऑल के बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने का करने का तरीका कैसे है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के, ताकि आपके जो लोग जिनको ये अपील करता है, वो लोग जिनको जो है ना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का शौक़ है, वो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है अपना रोल प्ले करें और इंशाल्लाह जो है ना अपने नोट्स बनाएं एंड होपफुली बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड इंशाल्लाह हम एक और सेशन भी करेंगे जिसमें हम जो है आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे और इंशाल्लाह जो है ना उन क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर आपकी ये जो मैटर्स हैं ये और क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि जो है ना दिस वाज यूज़फुल फॉर यू एंड आई होप टू सी यू ऑल in the business administration class.